दोस्तों, मार्केट में जिस तरह से रिकवरी होती हुई दिख रही है और बहुत से अपडेट्स हैं, न्यूज़ हैं जिनको हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। लेकिन अगर आप देखोगे ये तेज़ी, इसको देख कर के आपको लगता है कि मार्केट में आने वाले टाइम पे फिर से बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से मार्केट भागेगा, तो हमें समझना चाहिए जिस तरह से मार्केट में सेंटिमेंट्स हैं, तो हमें आने वाले टाइम पे इस तरह के जो अप एंड डाउन है, हमें और भी देखने को मिलेंगे। रीज़न क्या है? फॉरेन इंस्टीट्यूशन की जो सेलिंग देखने को मिल रही है, नेट सेल उन्होंने किया है 2500 करोड़ का और 1 नवंबर देखोगे तो 211 करोड़ का यहाँ पर इन्होंने नेट सेलिंग किया था। तो इनकी जो सेलिंग है लगातार हमें देखने को मिल रही है और जब तक इनकी एंट्री नहीं होती है मार्केट में, तब तक मार्केट में बहुत बड़ी रिकवरी हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। हाँ, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन ने मार्केट को संभाल के रखा हुआ है, 3000 करोड़ की इन्होंने आज भी यहाँ पर बाइंग करी है और 1 नवंबर देखोगे तो इन्होंने यहाँ पर 377 करोड़ की सेलिंग की थी। उसके पहले का आप डेटा देखोगे ना तो आपको पता चलेगा कितने बड़े लेवल पे इन्होंने यहाँ पर सेलिंग हुई है। अक्टूबर की बात करोगे महीने में तो 1,14,000 करोड़ की यहाँ पे सेलिंग की है इन्होंने और उससे पहले देखोगे तो यहाँ पे ये पूरा कार्यक्रम हमें देखने को मिल रहा है 2024 में। तो ठीक है, मार्केट में अच्छी तेजी आती है, रिकवरी होती है, सब मार्केट का एक पार्ट है जो कि हमें देखने को मिलता रहता है। लेकिन इंडिया एक ग्रोइंग कंट्री है और जो ग्रोइंग कंट्री होती है, जो इंडस्ट्रीज़ हैं वहाँ पे क्या होता है, ग्रो कर रही होती हैं। तो इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी हमें इंडिया में देखने को मिलती है। तो जिस तरह से ये लोग जा रहे हैं वापस ये लोग इंडिया में आएंगे। सबसे चर्चा का विषय क्या है आज के दिन में? वो है दोस्तों यूएस इलेक्शन। यूएस इलेक्शन में कौन प्रेसिडेंट बन के निकलता है, ये देखना इंटरेस्टिंग होने वाला है। क्योंकि अगर हम बात करते हैं कमला हैरिस की या फिर हम डोनाल्ड ट्रंप की बात करते हैं तो दोनों आपस में काफ़ी अच्छी तरीके से एक दूसरे को कंपटीशन दे रहे हैं। और यूएस का नेक्स्ट प्रेसिडेंट कौन होगा, आपको क्या लगता है? मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अभी तक मैं रिफ्रेश कर रहा हूं तो मुझे कुछ अपडेट मिला नहीं है, लेकिन आप देखते हो अगर यहाँ पर तो आपको देखने मिलेगा डेमोक्रेटिक में वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस एंड रिपब्लिकन के डोनाल्ड ट्रंप आपस में अच्छी तरीके से दूसरे को टक्कर दे रहे हैं। रिजल्ट क्या निकल के आता है ये हमें जरूर देखना इंटरेस्टिंग होगा और जैसे भी कुछ अपडेट आता है मैं जरूर उसको आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप में बता दूंगा। आप जाकर के उसको ज्वाइन कर सकते हो, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो ठीक है, हम बात करते हैं दोस्तों स्टॉक स्पेसिफिक। तो एनएमडीसी की बात करते हैं अगर, तो आज के दिन में हमें लगभग 3.74% की तेज़ी देखने को मिल रही है। और ये सिर्फ तेज़ी देख करके हमें इसमें बिल्कुल भी ये नहीं सोचना है कि हमें आग बन करके एकदम पकड़ लेना है, पीछे भागना है। क्योंकि अगर आप इसका मैक्सिमम चार्ट देखोगे तो आपको पता चलेगा ये स्टॉक लेफ्ट टू राइट एकदम नीचे गया हुआ था, लगभग कितना 70% तक गिरावट थी इसमें और उसके अलावा भी हाँ रिकवरी होती हुई दिख रही है। अब ये डिपेंड करता है 155 रिटर्न बने हैं उनके, जो यहाँ पे उन्होंने बाय ऑन डिप किया और किस तरह से रिकवरी आने वाले टाइम पे हो सकती है देखना डिपेंड करता है कंपनी के रिजल्ट्स कहते हैं आते हैं, कंपनी का विजन क्या आने वाले टाइम पे, बिजनेस कैसे जाता हुआ दिख रहा है। इन सब चीज़ों को लेकर के अगर आप कॉन्फिडेंट हो तो जरूर इस कंपनी को लेकर के आगे बढ़ने को सोच सकते हो। हाँ, अगर आप फंडामेंटल देखोगे तो कंपनी की जिस तरह से रेवेन्यू बढ़ा है तो आपको ये चीज़ें देखनी होती हैं। नेट प्रॉफिट की बात करेंगे वो भी आप देखोगे यहाँ पर तो 2000 करोड़ 1400 करोड़ 1410 देखने को मिल रहा है। और उसके साथ में नेट प्रॉफिट अगर हम ईयरली भी देखते हैं तो 10,000 करोड़ से 21,000 करोड़ तक देखने मिल रहे हैं। तो इनकी जो आप नेट प्रॉफिट हैं, आप नंबर्स हैं, वो आपको बहुत बड़े-बड़े देखने को मिल जाते हैं। अगर हम प्रमोटर होल्डिंग की बात करते हैं वो भी 60% है, 12%, 14% इन लोग की प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन की होल्डिंग अच्छी खासी देखने मिलती है। खासकर आप देखोगे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मतलब गवर्नमेंट की कंपनी है, उनकी होल्डिंग आपको अच्छी खासी देखने को यहाँ पर मिल जाएगी। अब आज के दिन में जो तेज़ी है वो रीज़न क्या है? कंपनी ने क्या किया है कि कंसिडर करेंगे 11 नवंबर को इनकी मीटिंग होगी, उसमें बोनस को लेकर के इशू करेंगे कि नहीं करेंगे ये देखना आने वाले टाइम पे हम बात कर सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं कंपनी की तरफ से ये स्टेटमेंट आती दिख रही है कि 11 नवंबर को जो हमारी मीटिंग होगी तो वहाँ पर हम इसको कंसिडर कर सकते हैं, मतलब विचार कर सकते हैं। अब ये चीज़ें हमें अगर देखनी है तो 11 नवंबर तक हमें वेट करना पड़ेगा। और ये सब चीज़ें मैं आपको अपडेट कर देता हूँ, मेरा व्हाट्सएप चैनल है, जरूर उसको जाके ज्वाइन करना चाहिए आपको। आपको ड्यूरिंग द मार्केट बहुत से अपडेट होते हैं जो आपको क्विक बेसिस पे मिल जाते हैं, जिससे आपको डिसीजन लेना में आसानी होती है। फिर दोस्तों बात करें एबीबी इंडिया लिमिटेड की, 7133 के प्राइस में है। बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इसके डाइवर्सिफाइड क्लाइंट देखने को मिलते हैं। ऐसे ही ये कंपनी इतनी तेज़ी नहीं दिखा रही थी। हाँ, करेक्शन है तो आपको क्या लगता है इस कंपनी में क्या करना चाहिए? क्योंकि कंसिस्टेंट कंपनी रिटर्न बना के दे रही है और जो ये तेज़ी होती है आपको हमेशा देखने को नहीं मिलेगी, आपको टाइम टाइम पे इसमें करेक्शन भी देखने को मिलेंगे। अब करेक्शन का रीज़न बहुत से हो सकते हैं। जिस तरह से कंपनी को तेज़ी होती है ना, एक छोटा सा रीज़न चाहिए होता है तो उसमें हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल जाती है। अब अभी का रीज़न क्या है? कंपनी की जो रिजल्ट्स हैं, मार्केट की जो एक्सपेक्टेशन थी उसके अकॉर्डिंग नहीं आए। ईपीएस अगर आप देखते हो तो 21.89 का एक्सपेक्ट किया गया था, कितना रिपोर्ट किया कंपनी ने? 20.79। और अगर हम रेवेन्यू की बात करते हैं तो 3.25 करोड़ का एक्सपेक्ट किया गया था, कितना रिपोर्ट किया? 2.91 करोड़। तो कहीं ना कहीं मार्केट की जो एक्सपेक्टेशन होती है उसको अगर कंपनी बीट नहीं कर पाती है तो हमें यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल जाती है। और जिस हिसाब से ये कंपनी है बहुत ही ज़्यादा मल्टीटास्किंग इसका काम है, बिजनेस वाइज देखोगे, क्लाइंट वाइज देखोगे तो बहुत ही शानदार देखने को मिल जाता है। लेकिन क्या है, जिनका एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा हाई होती है उनकी तरफ से यहाँ पर सेलिंग देखने को मिल जाती है। बाकी उससे पहले देखोगे तो इसने लगातार जो मार्केट की एक्सपेक्टेशन थी उसको बीट किया था। तो फंडामेंटल वाइज देखें तो क्वार्टरली बेसिस पे हमें डिसीजन नहीं लेना होता है, आपने लेकर रखा है तो जरूर आपको इस कंपनी के बारे में कंसिडर करना चाहिए। 446% रिटर्न अभी 5 साल में देखने को मिल
रहे हैं। फिर दोस्तों बात करें मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल MRPL बात करें, बहुत लोग मुझसे पूछ रहे थे क्या करना चाहिए। 165 के प्राइस में 12% की तेजी देखने को मिल रही है। तो अगर आप सिर्फ तेजी देख करके बात कर रहे हो, मैं जबरदस्ती मैं इस स्टॉक को कवर कर रहा हूँ, 28,000 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन है। अब ये जो तेजी होती है तो हमें लगता है कि अरे ये हमारे हाथ से निकल जा रहा है, लेकिन देखो मैक्सिमम चार्ट में दिखाऊं कितनी ज़्यादा वॉलिटिलिटी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। अब इस वॉलिटिलिटी को अगर आप हैंडल कर सकते हो तो कहीं ना कहीं आप इस स्टॉक को लेकर के अच्छे रिटर्न बना सकते हो। लेकिन देखो जिन लोगों ने भागती हुई कंपनी को पकड़ा ना, यहाँ तक देखिए, यहाँ पकड़ लिया, अभी क्या हाल हो रहा है कि लग रहा है कि अरे हम फंसा हुआ फील कर रहे हैं। यहाँ से यहाँ तक देखो कितना करेक्शन देखने को मिल रहा है, एग्जैक्ट लगभग 48% तक का। तो एक दिन की जो तेजी देख रहे हो आप, 48% तक का करेक्शन आप झेल सकते हो, तो कहीं ना कहीं इस कंपनी के बारे में आपको पढ़ना चाहिए। बाकी अगर आप कंपनी के फंडामेंटल देखोगे ना, तो ये देखिए नेट प्रॉफिट क्या है, लॉस में देखने को मिल रहा है, 697 करोड़ लॉस में है ना। अब देखो यहाँ पर क्या EPS था, और EPS क्या है, लगभग 6.50 था, 0.42 हो गया। तो कहाँ से ये रिकवरी करेगा। सेल्स ग्रोथ देखोगे आप ईयर और ईयर, तो रेवेन्यू की बात करोगे, यहाँ पर नेट प्रॉफिट की बात करोगे, 3500 करोड़, 26 करोड़, देखिए 907 करोड़ देखने को मिल रहा है। और ये जो क्वार्टरली रिजल्ट है कंपनी के अच्छे नहीं आए हैं, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आपको प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल जाएगी। न्यूज़ बेसिस पे अगर कोई स्टॉक में तेजी आती है तो जरूर उससे थोड़ा दूरी बना के रखनी चाहिए। बाकी प्रमोटर होल्डिंग, FIs, DIs देखोगे यहाँ पर सब कुछ आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। और जो ऑयल एंड गैस जो इंडस्ट्री होती है ना, उसमें आपको वॉलिटिलिटी आपको देखने को मिलेगी ही मिलेगी। ये सब चीज़ें हमें समझनी होती है। और इंडस्ट्री वाइज इसीलिए कहा जाता है कि जो इंडस्ट्री में आपका इंटरेस्ट है उसी इंडस्ट्री को लेकर के आगे बढ़ना चाहिए। ऐसी वैसी इंडस्ट्री में हाथ डालोगे तो कहीं ना कहीं आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स की बात करें, ये सब कंपनियां ऐसी हैं जब तेजी होती है तो हम पकड़ने आ जाते हैं, जब करेक्शन होता है तो हमें लगता है कि अरे ये स्टॉक फिर से रिकवरी नहीं करेगा। अब जो लोग बाय ऑन डिप करते हैं उनको देखोगे तो 4-4% तक के रिटर्न एक एक दिन में लोग बना लेते हैं। अब देखिए कैसी रिकवरी हुई है। अब जिन लोगों ने सोचा था कि अरे करेक्शन हो रहा, हम और ज़्यादा गिरे तो हम बाई करें, देखिए कहाँ से स्टॉक वापस बाउंस बैक करता है, हमें कुछ भी आइडिया नहीं होता। तो मार्केट में बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी होती है। अनसर्टेनिटी में फ़ायदा वही लोग उठाते हैं जो कंपनी के बारे में पढ़े होते हैं। अब देखो जो तेजी थी, सिर्फ तेजी देख करके लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया। अब देखो करेक्शन हुआ था ना, अब ये करेक्शन जो हुआ है, अगर आप सिर्फ यहाँ से यहाँ तक देखोगे कितनी तक गिरावट है, 24% तक गिरावट है। 84,000 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन है। अब देखिए कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने के रीज़न क्या होते हैं। रीज़न क्या होता है कि जो शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री है ये इंडिया में ग्रो करेगी ही करेगी। रीज़न क्या है, हमारा कंपटीशन किससे है, चाइना से। और चाइना का कंपटीशन अपने आप को सोचते हैं वो लोग कि US से हम कॉम्पीट करें, तो US का शिप बिल्डिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है। ये अपने शिप बिल्डिंग सेक्टर को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। और अगर हमें कहीं ना कहीं अपने पड़ोसी देशों से अपने आप को सेफ रखना है तो कहीं ना कहीं इंडिया को भी शिप बिल्डिंग सेक्टर में ध्यान देना ही पड़ेगा, जो कि ध्यान दिया जा रहा है। अब इसी वजह से क्या है कि ये जब कंपनियां हैं, मजगांव डॉक की बात करें, गार्डनरी शिप बिल्डर की बात करें और कोचिन शिपयार्ड की बात करें, इस सब स्टॉक में हमें अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। एक्सपेक्टेशन की बात करोगे, क्या रखी गई थी, 2.10 थाउजेंड करोड़ का, कितना रिपोर्ट किया, 2.76 थाउजेंड करोड़। तो कहीं ना कहीं मार्केट की एक्सपेक्टेशन को बीट किया, इसी वजह से इसमें अच्छी खासी तेजी देखने को मिल रही है। बाकी सेल्स देखोगे तो 1800 करोड़ 2700 करोड़ हो गई, 51% की जंप है। क्वार्टरली भी अच्छी ग्रोथ है। यहाँ तक कि नेट प्रॉफिट देखोगे 333 करोड़ था, कितना हो गया 585। क्वार्टरली 696 था, लेकिन एनुअली लगभग 76% की जंप देखने को मिल रहा है। तो ये सब कंपनी हैं जिनको हमें अपने वॉच लिस्ट में रखना चाहिए। फिर दोस्तों बात करें ओला इलेक्ट्रिक की। ओला इलेक्ट्रिक पे लगातार संकट आप देखने को मिल ही रहा है। जब कंपनी लिस्ट हो रही थी तो बहुत लोगों ने सोचा कि अरे इन्वेस्टमेंट कर देना चाहिए। लिस्ट होने के बाद बहुत लोग इन्वेस्टमेंट करने आ जाते हैं, और जब ये करेक्शन होता है तो डाइजेस्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तब लगता है कि अरे बेच पे ही निकल जाओ। 31,000 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन है, और जिस तरह से न्यूज़ में एक स्टॉक बहुत ज़्यादा रहता है। और सबसे बड़ी बात क्या है, कंपनी में जो करेक्शन हो रहा है, लॉक इन पीरियड, मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो अपने जो चैनल था मेरा लास्ट वाला, उसमें बताया था कि हर एक कंपनी में जब IPO आता है तो उसमें क्या होता है, एक एंकर इन्वेस्टर होते हैं। एंकर इन्वेस्टर का लॉक इन पीरियड क्या होता है, 3 मंथ का भी होता है, आप अगर देखोगे 6 महीने का भी होता है। और लगभग देखोगे कि ये लोग बेचते नहीं अगर कंपनी की परफॉर्मेंस अच्छी होती है तो। लेकिन लॉक इन पीरियड में क्या होता है, 1-2 शेयर नहीं होते हैं, बहुत करोड़ों में शेयर होते हैं। अब होता है कि कंपनी की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है तो एंकर इन्वेस्टर क्या होते हैं, जो लॉक इन पीरियड होता है इसमें अपने जो शेयर होता है बेचते हैं। तो आप देखोगे 18.2 करोड़ शेयर जो हैं वो क्या और लॉकिंग पीरियड एंड हुआ है। तो कहीं ना कहीं क्या होगा, ये लोग बेचते हैं भारी मात्रा में, तो स्टॉक में करेक्शन देखने को मिल जाता है। आप देखोगे यहाँ पे 3 मंथ लॉक इन पीरियड आपको एक्सपायरी यहाँ पे देखने को मिला है। यहाँ पर और भी है, अभी देखो 3 मंथ का है, फिर आप देखो 6 मंथ का देखने को मिलेगा। इस तरह से हमें चीज़ों को अपडेट रखना पड़ता है। तो जब इनकी तरफ से सेलिंग होती है तो होता क्या है, स्टॉक में भारी करेक्शन देखने को मिल जाता है। तो इस स्टॉक में अगर आपने इन्वेस्टमेंट करके रखा हुआ तो स्टॉक बारे में अपडेट रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर दोस्तों बात करें आयशर मोटर की। आयशर मोटर बड़ी कंपनी है, लगभग 1 लाख करोड़ से ज़्यादा की मार्केट कैपिटलाइजेशन है। ये अगर आप देखोगे यहाँ पर 5 साल में तो इस कंपनी ने करेक्शन हुआ है तो रिटर्न भी बना के दिए हुए हैं, लगभग कितने, लगभग 4 लाख % से ज़्यादा के रिटर्न बना के दिए इस कंपनी ने। अब ये फेमस क्या है, इनके जो रॉयल एनफील्ड का ब्रांड है, लगातार इनकी सेलिंग बढ़ती रहती है और मार्केट में इसने बहुत अच्छी तरीके से अपने चीज़ों को मेंटेन करके रखा है। लेकिन क्या है, इलेक्ट्रिक
व्हीकल में इनकी एंट्री होती दिख रही है। इन्होंने फर्स्ट अपनी बाइक लॉन्च की है, इलेक्ट्रिक बाइक फॉर अर्बन मोबिलिटी, और आप देखोगे 250 से 750 सीसी में देखने को मिल रही है। अनवील किया है इन्होंने यहाँ पर, फ्लाइंग फ्ली नाम देखने को मिल रहा है। बाकी नेक्स्ट कंपनी क्या करती है आने वाले टाइम पे ये देखना इंपॉर्टेंट होगा, लेकिन ऑलरेडी कंपनी बहुत बड़ी है, तो ये जो रिटर्न होते हैं बहुत ही स्लो बना के देती है। आप इससे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो कंपनी आपको 400-500% तक रिटर्न बना के देती है। लगभग आप देखोगे तो 126% तक के रिटर्न आपको 5 साल में देखने को मिल रहा है, मतलब पैसे आपको डबल करने का दम कंपनी रखती है। फिर दोस्तों अगर हम बात करते हैं रिलायंस जियो आईपीओ की, तो अगर आप देखोगे 2025 तक हमें ये चीज़ देखने को मिल सकती है कि रिलायंस जियो अपना आईपीओ लेके आ सकता है। ये रिपोर्ट के थ्रू न्यूज़ देखने को मिल रही है। और अगर आप देखोगे मुकेश अंबानी रिलायंस जियो आईपीओ सेट टू डेब्यूट ऑन स्टॉक मार्केट इन 2025। अब ये आईपीओ कितने का होगा, तो लगभग $100 बिलियन का ये आईपीओ हो सकता है। बहुत बड़ा आईपीओ होगा। 2025 तक हमें ये न्यूज़ देखने को मिल जाएगी। और इनकी देखिए 2 रॉटर्स रिपोर्ट के थ्रू न्यूज़ देखने को मिल रही है। अब इनका रिलायंस रिटेल है और रिलायंस जियो, ये बहुत बड़ा पार्ट है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का। अब दोनों का आईपीओ कब आने को दिखता है ये देखना इंपॉर्टेंट होगा, लेकिन रिलायंस जियो आई थिंक पहले आएगा, और रिलायंस रिटेल का हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं उसके बाद ही हमें देखने को मिलेगा। तो दोस्तों आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हुआ होगा, कुछ अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन दबा के अप्रिशिएट जो करिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना भूलिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।